आज हम लोग मिलके आज पढ़ेंगे लेखपाल की प्रैक्टिस। जैसा कि आप सबको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली थी, बहुत दिनों के बाद आज आपको ये अवसर मिला है कि लेखपाल 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 ना जाने कितने लोगों ने कितनी बैच बनाया, कितने लोगों ने पढ़ा दिया, और आज देखिए वह मौका आ ही गया कि जिसमें आपको निखरने और संवरने का समय आ गया है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे भाई बहन अच्छे से मेहनत करेंगे और आप सभी लोग बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम की डेट भी दे दिया है। तो इसलिए आप सारी चीजों को तैयारी बिल्कुल वेल मेंटेन करिए। और चलिए हम लोग बिना किसी व्यवधान के शुरू करते हैं आज का यह कार्य। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब लगातार आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई। हाँ चलो ठीक है, मैं देख ले रहा हूं। चलो एक बार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध है। अब इसमें अगर आप इसका उत्तर देना चाहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको बिल्कुल आप जल्दबाजी नहीं करेंगे और बिल्कुल आप अच्छे से आंसर देंगे तो सफल हो जाएंगे आप। देखिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आंसर आप अच्छा देंगे, जल्दबाजी करोगे तो नुकसान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो, तो इसका मतलब है राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये आपका राइट आंसर होगा। राम ने भर पेट मिठाई खाई। पूछा गया है कि वह अपनी कक्षा का, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा देख लेता हूं, एक मिनट एक मिनट। ठीक ठीक ठीक, तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य बताइए। ये हो चुका था, थोड़ा सा ये आ गया है, चलो यही से दे दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर बता पाएंगे। चलो, तो आप देखेंगे बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है। चलो बिल्कुल थोड़ा संभल के दीजिएगा। तो इसमें वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो हालांकि इसमें से नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो इसमें आपको बताया गया था, उस दिन पढ़ा दिया, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और यहां से आपकी अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो अनस्वर शब्द है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? बिल्कुल उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल दे पाएंगे। तो हालांकि ईश्वर को मानने ना मानने वाला क्या होता है? नास्तिक होता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है। नष्ट ना होने, नष्ट होने वाले के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं नश्वर। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? अगोचर। इसके लिए हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं? अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आ का मतलब नहीं, नश्वर मतलब होता है नाश होने वाला, तो नष्ट ना होने वाला क्या कहलाता है? अनश्वर। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए
चलिए देखते हैं कहां तक आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए सी 3 का बी बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है। सधवा शब्द के लिए, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिस स्त्री का पति जीवित हो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। ऐसे वाक्यों में चले बिल्कुल उम्मीद करता हूं तो वो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो कहलाती है अवीरा। वह कैसी स्त्री कहलाती है, अवीरा स्त्री। वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है, और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वह स्त्री, अच्छा चलो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ली उसके लिए हम क्या कहते हैं, अध्यूढ़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे शब्द के लिए, अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ली, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए हम आगत पतिका शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसा शब्द, आगत पतिका। तो हालांकि वह स्त्री जिसका पति जीवित होता है वो सधवा होती है, जिसका पति मर जाता है वो विधवा हो जाती है, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो अबीरा होती है, जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा होती है, जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, दीक्षा परीक्षा, सूकर वलीवर, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। बिल्कुल यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत के युग्म के रूप में जाना जाता है। चलो तो हालांकि यहां पर आपसे पूछा गया है विलोम, दीक्षा का परीक्षा, सूकर का बलिवर्द, कपूत का सपूत और यहां वरिष्ठ का कनिष्ठ। देखिए कुपुत्र का सुपुत्र होता है, कपूत का होता है सपूत। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। तो कुपुत्र होता है वह सुपुत्र होता, तत्सम आपको बताना है कुपुत्र और तद्भव हो जाएगा कुपुत्र सुपुत्र। तो यही आपका सी, 5 का सी। जिसे दीक्षा का विलोम परीक्षा, लेकिन दोनों तत्सम है, सूकर और बलिवर दोनों तत्सम, वरिष्ठ कनिष्ठ दोनों, लेकिन कपूत और सपूत ये क्या है, तद्भव है। कुपुत्र और सुपुत्र होता है तो ये तत्सम होते हैं और वही आपका बिल्कुल आपसे पूछा गया है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। पूछा गया उच्छ्वास शब्द का तत्सम तद्भव रूप क्या होता है। उच्छ्वास शब्द का इसमें क्या है, चलो फिर से एक बार इसको भी फिर से बता दे रहा हूं। इसमें कह रहा है कि तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी इसमें से तत्सम शब्द जो नहीं है उसी को बताना है। जैसे दीक्षा भी तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, सूकर भी तत्सम है, बलिवर्द भी तत्सम है, वरिष्ठ भी तत्सम है, कनिष्ठ भी तत्सम, लेकिन कपूत और सपूत ये दोनों जो हैं यह तत्सम नहीं बल्कि कैसे शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कैसे शब्द है, तद्भव। इसलिए यही दोनों क्या है, गलत है। वही आपसे तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वही आपको बताना था। ठीक है, अब समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आप बिल्कुल समझ गए ही होंगे, और फिर भी अगर किसी कारण से आप नहीं जान पाए होंगे तो कोई बात नहीं। चलो देखता हूं कहां तक आप पहुंचे। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल भैया, उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर बता पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। श्वास, प्रश्वास, उश्वास या निश्वास, इसमें से तद्भव पूछा गया। तद्भव मतलब होता है जो आसान शब्द होता है। तो चलो बिल्कुल उम्मीद, चलो उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो हालांकि उच्छ्वास का जो तद्भव होता है वह उश्वास होता है। क्या शब्द होता है, उश्वास।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव रूप में सही युग्म की पहचान कीजिए। यानी कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम से तद्भव बना है और जो शुद्ध रूप है वही आपको बताना है। ठीक, तो आप देखेंगे कष्ट से कुछ हो रहा है, लाख से लाख हो रहा है। चलो यहां पर आप देखिए कष्टी कुछ, लाख से लाख, सर्प सांप, क्षेत्रीय खेती। चलो देखते हैं आप क्या बता रहे हैं। देखिए कुछ शब्द जो होता है वह किंचित का होता है। किंचित के स्थान, किंचित का जो होता है तद्भव कुछ होता है। लाख के लिए अगर हम बात करें तो लक्ष्य होता है। लाख के लिए हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लक्ष्य नहीं करते हैं। जबकि क्षेत्रीय खेती के लिए दिया गया है, हालांकि यहां क्षेत्रीय होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय होता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसको खेती होता है। सर्प का सांप सही है। कष्टी किंचित का होता है कुछ तद्भव में, लक्ष्य का तद्भव होता है लाख, क्षेत्री का होता है खेती, लेकिन सर्प का सांप ये सही है। बाकी तीनों में अशुद्धि पाई गई है। कष्ट गलत है, लाख से गलत है और क्षेत्रित आपका भी ये भी शब्द गलत के रूप में जाना जा रहा है। पूछा गया है विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? बोलो, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका ये क्या है? अशुद्ध है, वही आपको बताना है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसका आंसर देंगे बिना किसी चलो देखते हैं ये विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। देखिए दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। बोलो, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म क्या होगा? अशुद्ध होगा, वही आपको बताना है। अब देखना है कि कौन आप बता पा रहे हैं। तो एक चीज आप देखेंगे, दृष्टि शब्द का जो विशेषण विशेष होता है दृष्टिवंत होता है। दृष्टि का विशेषण क्या होता है? दृष्टिवंत होता है। जबकि ये सब गुरु, शिष्य, मणिरत्न, दीपक और तेल ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष से। यहां विशेषण कोई शब्द है ही नहीं है। गुरु, शिष्य, मणिरत्न, दीपक और तेल ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे। जबकि दृष्टि, दृष्टिवंत जो है यही आपका क्या है? विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक, ठीक, तो यही आपका अशुद्ध के लिए। देखो यहां पर विशेष विशेषण दोनों है, बाकी सब में से क्या दिया है? विशेष विशेष ही दिया है, इसलिए यही आपसे सबसे अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष से कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आते हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, इसमें से कौन सा होगा? तो बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। वीर सिंह टीजीटी की क्लास चल रही है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। ठीक, हर लोग आंसर दीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या है कि विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है। अर्थात जितने संज्ञा पद होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, वह विशेष से होते हैं। तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्द, ये भी सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को बताया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर।
जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कैसा? विधेय विशेषण। विशेष विशेषण होता है विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले किया जाए, लेकिन जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण, यही आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सर्वनाम ही नहीं संज्ञा की भी विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो हालांकि 9 का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए आप लोग बिल्कुल कोई भी मेहनत आप लोग कर ही नहीं रहे, कुछ भी आप नहीं आंसर दे रहे हैं सही से। पूछा क्या कि मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? मीमांसा स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन और निष्क्रिय। बोलो मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए आलोचना, आलोचना ये भी होता है मीमांसा के होते, तो आलोचना, समालोचन और मीमांसा ये तीनों पर्यायवाची माने जाते हैं। तो हालांकि मीमांसा का जो होता है खोजबीन करना, समालोचना का मतलब, आलोचना मतलब होता है जिसमें सिर्फ उसके गुण की चर्चा की जाती है, समालोचना में होता है गुण और दोष दोनों की चर्चाएं होती है, तो इसलिए यहाँ समालोचन शब्द जो होता है मीमांसा का पर्याय है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं, वह कौन सा है? माता का पर्यायवाची नहीं है, जैसे अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी, माता, ये सब क्या होते हैं? अच्छा माता तो दिया ही है, तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। अम्ब, अम्बा, लेकिन अम्बु शब्द जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची। अम्बु किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची, इसलिए यही अम्बु जो है माता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवयित्री। बोलो। अगर आप देखेंगे पूजनीय नहीं, पूजनीय, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, जबकि कवयित्री होता है, कवित्री नहीं बल्कि क्या होता है? कवयित्री होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में अगर आपसे देखा जाए तो अंत्याक्षरी ही एक शब्द है शुद्ध है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। चलो एक बार आपका आंसर देख लेता हूं, आप क्या दे रहे हैं भैया? काफी लोग सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। चलो एक बार नाम सहित बोल देता हूं, कई लोग नाम के लिए परेशान रहते हैं, सर मेरा नाम नहीं लिया गया। अच्छा, कवित्री BMS ठाकुर जी ने बताया है, माधवी शर्मा ने ये बताया, अरविंद यादव ये बता रहे हैं, BMS ठाकुर ये, संदीप यादव ये, ज्योति यादव ये, अतुल त्रिपाठी अंत्याक्षरी, पंकज कुमार B, शिवम कुमार ये, शिवाजी जी ने ये बताया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप दीजिए, फिर से आप बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल एक बार शेयर तो कर दिए होते यार, कम से कम 200-400 की संख्या, 500 तो कम से कम पहुंचा ही दिए होते। एक बार हम लोग शेयर करिए, फिर आपको मैं दे रहा हूं। चलो आप देखो, अंत्याक्षरी शुद्ध सही, पूजनीय शुद्ध सही होता है, तदुपरांत होता है, कवयित्री होता है, बाकी ये तीनों क्या थे? गलत थे। अंत्याक्षरी एक शब्द क्या था? शुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, बोलो। अशुद्ध, प्रज्वलित, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। बोलो। तो यहां पर आप देखेंगे प्रधन ज्वलित, ठीक है, प्रधन ज्वलित, तो यह शब्द आपका बनता है प्रज्वलित, यह शब्द आपका बन जाता है प्रज्वलित हो जाता है। समधन उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, समधन उज्ज्वल ये आपका होता है। ठीक, तो यहां सम में से मां पर छोटा उ लग जाता है,
तो यहाँ शब्द जो बनता है समुज्ज्वल। यहाँ दोनों जा क्या होते हैं, आधा होते हैं। तो इसी प्रकार से समुज्ज्वल जो हो यहाँ पर, यही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। प्रज्वलित नहीं, प्रज्वलित तो सही है, प्रधन ज्वलित तो बिल्कुल सही है। देखो प्रधन ज्वलित, ज्वलित तो प्रज्वलित हो जाता है। समधन उज्ज्वल, माँ में उ लग जाता है, समुज्ज्वल हो जाता है। उत्तधन ज्वल होता है, उत्तधन ज्वल। तो यहाँ ता के बाद जा आने पर ता का परिवर्तन भी जा में हो जाता है, लेकिन ता आधा है इसलिए जा भी आधा होगा, यहाँ भी जा। इसलिए उज्ज्वल में जो शब्द है ये क्या होता है, दोनों जा आधे होते हैं। समुज्ज्वल में क्या होता है, जनी एक जा ना होने के कारण यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जान सकता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से पूछा गया है अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य बताना। बोलो भैया क्या बताओगे आप, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, आप बताएंगे। चलो, क्या क्लियर नहीं दिख रहा भैया, मेरे में तो बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। फिर भी आप बताओ तो उसमें हम संशोधन करवा देंगे, जो भी आपकी बात होगी। इसमें क्या है, मेरा कोई गुप्त, गुप्त और रहस्य का प्रयोग एक साथ नहीं आ सकता। श्याम सज्जन आदमी, अरे यार श्याम सज्जन है तो फिर सज्जन कोई तो आदमी यहाँ गया। तो उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, ठीक, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भाग का प्रयोग यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, चाहे गुप्त होता है चाहे रहस्य होता है। यहाँ सज्जन, श्याम सज्जन है तो सज्जन आदमी है, यहाँ क्या होने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सज्जन, तो श्याम सज्जन है सही है, लेकिन आदमी जो लिखा है यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। सज्जन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है। आविर्भाव का अनाविर्भाव, आविर्भाव, तिरोभाव, विभाव, क्या बताओगे आप। बिल्कुल, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। विभाव का क्या होता है, अनुभाव। फिर ठीक है, आविर्भाव का अनाविर्भाव, आविर्भाव गलत हो जाएगा। तो आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम क्या होता है। परिश्रम का विलोम आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्राम। परिश्रम का जो विलोम होगा वह क्या होता है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। तो हालांकि परिश्रम का जो विलोम होता है वह क्या होता है, विश्राम। यानी जो कार्य कर रहा होता है उसे परिश्रमी कहते हैं, जो बैठा होता है उसके लिए विश्राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये बताना है। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसमें कौन सा वाक्य आपका शुद्ध होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या नहीं बल्कि क्या होता है, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या। राजीव निरपराधी नहीं बल्कि क्या है, निरपराध है। राजीव कैसा है, निरपराधी नहीं, निरपराध। अंगद रावण का संवाद जो होता है, संवाद ये होता है, ये संवाद रूप चलता है। तो ध्यान ये रखना है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलो देख लेता हूं आप कहां तक पहुंचे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, औदार्य दाता शब्द के लिए
औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो दान करता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, जो उदार ना हो, जो उदारता ना दिखाता हो। बोलो भैया। बस उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। औदार्य दाता, औदार्य मतलब जो दान करता है उसके लिए हम शब्द बोलते हैं दानी। जो सब कुछ उदारता से देना है, जो उदार ना हो, अनुदार होता है। जो उदार नहीं होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? अनुदार का प्रयोग करते हैं, अनुदार का प्रयोग करते हैं। जो उदारता ना दिखाता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। तो यहां पर बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं आप देखिए, उदारता का औदार्य शब्द उदारता से बनता है। जो सब कुछ उदारता से देना, दाता मतलब होता है देना चाहता है। जो उदारता से सब कुछ देना चाहता है वही क्या होता है? औदार्य दाता शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? औदार्य दाता। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, तो एक लिए जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु होता है। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो हालांकि जो बहुत आगे तक की सोचकर काम करता है वह अग्रसोची होता है। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जिज्ञासु होता है जो जानने की इच्छा रखता है, और जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। ध्यान रखना है, जिज्ञासु और जिज्ञासा में अंतर बेटा यह है, जिज्ञासा हमारे मन की क्रिया होती है। हम कोई चीज जानना चाहते, ये हो गई हमारी जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है वो जिज्ञासु। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है वह अग्रसोची कहलाता है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसानी से दे पा रहे होंगे भैया। ठीक है, चलो देखता हूं आप क्या आंसर दे रहे हैं बेटा। वाह वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भतीजा शब्द का तत्सम शब्द निम्नांकित में से कौन सा है? तो भ्रमर होता है भौरा का, भ्राता होता है भाई का। अब भ्रातृज या भ्रातृज्य, यहां भतीजा शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। भतीजा का तत्सम आपको बताना है। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। चलिए क्या देखते हैं आप। तो एक चीज आपने देखा कि भतीजा शब्द तत्सम है, तो भौरा के लिए भ्रमर शब्द का प्रयोग होता है, भाई के लिए भ्राता, भ्रातृज होता है ये भतीजा कहलाता है, और भ्रातृज्या जो होता है यह भतीजी होती है। क्या होती है? तो भ्रातृज्या जो होता है, तो ध्यान रखिए स्त्री प्रत्यय जब लग जाता है तो स्त्री को भी सूचित करता है, तो ये भतीजी शब्द होगा। तो भतीजा के लिए क्या होता है? भ्रातृज्य शब्द का प्रयोग होता है। चलो देखते हैं कहां तक आप पहुंच पा रहे हैं। इनमें से सौत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सौतन, सौतर्न, सपत्नी, सहपत्नी। चलो, तो सौत के लिए क्या होता है? सौत के लिए सपत्नी शब्द का प्रयोग होता है। सौत के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? सपत्नी। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण होता है? गोबर गणेश संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो हालांकि संबंध में क्या का की होता है, गोबर का गणेश तो होगा नहीं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान क्या होता है? को के लिए।
करण होता है से के द्वारा, मधिकरण होता है में पर, गोबर में गणेश ये भी नहीं हो सकता है। तो आप क्या बताएंगे, करण में क्या होता है, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से बने जो गणेश होते हैं एक करण तत्पुरुष का उदाहरण होता है। अब गोबर के लिए गणेश होगा नहीं, गोबर का गणेश होता नहीं, गोबर में गणेश नहीं होते, गोबर से बने गणेश। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, तो जहां पर जब सारे शब्द मिलकर के कोई एक नया अर्थ दे रहे हैं वहां पर कौन सा होगा, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु में से आप क्या बताओगे। चलो क्या देखते हैं, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, ये किस समास का उदाहरण होगा, तत्सम, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। इसमें से तीन बेड़ियां हैं जिसके अर्थात त्रिवेणी जब हम कोई नया नाम दे पाते हैं तो वह क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण बनता है। किसका होगा, बहुब्रीहि समास, त्रिवेणी, बिल्कुल बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। चलो युधिष्ठिर शब्द आपको देखना है, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। युधिष्ठिर शब्द के बारे में आप बताइए बेटा। चलो देख लेते हैं एक बार आप क्या बता रहे हैं। बिल्कुल बहुब्रीहि, बिल्कुल भैया सही है। चलो देखते हैं भैया कहां तक आपकी व्यवस्था हो पा रही है, कितने क्वेश्चन आप दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि बता पाए। युधिष्ठिर शब्द बिल्कुल आसान प्रश्न है और जितने लोगों को पढ़ाया गया है सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर दे पा रहे हैं। युधिष्ठिर क्या होता है, युधिष्ठिर बृहस्पति, बृहस्पति, युधिष्ठिर, वाचस्पति, दुर्योधन, दुर्योधन, ऐसे शब्द जो पूछे जाते हैं वो किस समास के उदाहरण होंगे। बोलो भैया आप क्या बता रहे हैं, काफी लोग सी बता रहे हैं, सी 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 सी, काफी लोगों ने सी बताया। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भैया बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। क्योंकि यहां अलुक तत्पुरुष यानी बीच के कारक चिन्हों का लोप न होने वाले समास जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलुक तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर भी होता है, बृहस्पति होता है, वाचस्पति होता है, दुर्योधन, ये सारे शब्द जो आपके होते हैं बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ये चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है भैया, चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजन शब्द में कौन सा समास होगा। आपसे पूछा गया है महाजन शब्द में कौन सा समास होगा। ये कानून गो 2015 में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो महाजन शब्द में समास क्या होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। महाजन की विशेषता है, जन की विशेषता आपने क्या बताया, महा बताया, जन मतलब लोग और महा अच्छे लोग। तो जहां पर किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाए अर्थात जहां विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है वहां कर्मधारय समास पाया जाता है। जैसे आप लिखते हैं महात्मा, जैसे आप लिखते हैं दुरात्मा, दुरात्मा, फिर क्या करते हैं महाकाय, क्या बोलते हैं महाकाय। ऐसे शब्द जो प्रयुक्त होते हैं वे सब क्या होते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण माने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सिंघा में कौन सा समास होगा। 12 सिंघा में ये भी कानून भर्ती 2015 का क्वेश्चन है। तो लेखपाल हो, कानून गो हो, ये सारे एक ही विभाग के प्रश्न आते हैं तो वो प्रायः ध्यान रखना है, इन्हीं सारे प्रश्नों से मिला के प्रश्न बनते हैं। तो आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूं बेटा कि आप सब लोग इसको अच्छे से आप पढ़ पा रहे होंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर लोग आंसर देने का। चलो देखते हैं कहां तक, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो 12 सिंघा, 12 हैं सिंह जिसके जब किसी पशु विशेष को बोलते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। देखिए
कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे पंजाब, बारहसिंगा, इसी प्रकार से कनफटा, क्या बताते हैं, कनफटा, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके, बिल्कुल उम्मीद है कि ये सारे शब्द आप बता पाएंगे। चलो फिर धीरे धीरे और भी शब्द हम बताएंगे। तो बारहसिंगा में पंजाब, कनफटा, दुधमुहा, 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 लाल कुर्ता, लाल कुर्ता, फीता शाही, क्या बोलते हैं, फीता शाही, ऐसे शब्द होते हैं। फीता शाही शासन विशेष को संबोधित कर रहा है, तो जब दोनों पद मिलकर किसी थर्ड पद की ओर संकेत करते हैं तो वहीं पर ये क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या होता है, बहुब्रीहि, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है, पृथ्वी के तीनों, चलिए बिल्कुल उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप दे पाएंगे। पृथ्वी के तीनों ओर, चलो देखता हूं आप क्या आंसर दे रहे हैं। तो हालांकि पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान जो होता है वह क्या कहलाता है, प्रायद्वीप, द्वीप नहीं, महाद्वीप नहीं, उपरोक्त में, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। पृथ्वी के जहां पर तीनों ओर पानी होता है उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, जिसमें सखा का भाव भी हो, अनुराग भी हो, उसके प्रति प्रेम भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी सखा का भाव भी हो, यानी मित्र का भाव भी हो, और उससे अनुराग अर्थात प्रेम भी हो, तो हाँ प्रेम होता है, स्नेह होता है, सख्य भाव या प्रणय होता है। बोलो भैया, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, देखिए सख्य भाव जो होता है ये अपने मित्रों के साथ होता है, स्नेह होता है अपने छोटों के प्रति, ध्यान रखिएगा, अपने से छोटे के प्रति आप क्या करते हैं, स्नेह। लेकिन प्रणय जो होता है, सख्य भाव भी हो, अनुराग भी हो, तो वहां पर क्या होता है, प्रणय, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी धन औचित्य, इसमें क्या होगा, वाणी धन औचित्य का सही रूप क्या होगा, संधि विच्छेद दिया गया है, शुद्ध आपको बताना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर बिल्कुल सही से आप बता पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि आप इसको बता पाएंगे। ठीक, यहां कह रहा है कि वाणी, देखो ई के स्थान पर देखिए यहां लिखा है वाणी और धन लिखा है औचित्य, समझो इसको, ऐसे शब्द बार बार आते हैं, और भी बता दूंगा कहां से आया है। वाणी से हम लेंगे ई, औचित्य से लेंगे हम औ, तो ई के स्थान पर या बनता है यण संधि में और आओ लगा देते हैं। वाणी से जब बड़ी निकल गया तो आधा अड़ा ही बचेगा, और चित्त, औचित्य से औ निकल गया तो चित्त बचेगा, इसलिए वाणी धन औचित्य बराबर होता है वाण्योचित्त होता है। तो आप देखिए किसमें लिखा है, वाण्योचित्त, यही आपका क्या होगा, वाण्योचित्त, पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाण्योचित्त, वाणी धन औचित्य, ई के स्थान पर या होता है आधाड़ा और औ की मात्रा, तो वाण्योचित्त हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, सी तर्तु का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहां पर आप देखिए शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु, आ के बाद यदि री आता है तो दोनों के मेल से अर हो जाता है, और इसके पहले है शीत, शीत में हलंत था, बाद में क्या है, तू है, तो सबसे पहले हम शीत लिखेंगे, हलंत हटाएंगे, आ जुड़ जाएगा, और ता और आधार रा और तू लिख देंगे, तो शीत धन ऋतु बराबर क्या होता है, शीतर्तु होता है। तो इसलिए शीत धन ऋतु बराबर क्या होगा, शीतर्तु। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे भाई बहन इस सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए होंगे, और यदि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो एक बार आप हमको कमेंट आप जरूर करिएगा, और आप लोगों को अच्छे आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम अपनी सेशन को यही विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से आप पढ़ते रहें। अब तो हो गई है शुरुआत,
अब बिल्कुल ध्यान रखिए, अब आपको सारी चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी। अभी तो आप लोग भी बहुत ही सीरियस नहीं थे, चूंकि आएगा कि नहीं आएगा, अब तो विज्ञापन आ गया और आ नहीं गया, एग्जाम की डेट आ गई है, अब तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बैठे हैं वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर भी अभी समय है, इसको आप जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी भी किसी भी संस्था में, खास करके आप यहाँ मान लीजिए इंदिरा तो आपका है ही, अगर यहाँ आपको सारी चीज समझ में आ रही है, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया आप लोगों की जारी है, आपका पाठ्यक्रम समय से पूरा होगा, आप सफल होंगे, ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ विराम लेते हैं, नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।